बेयर इन्फिनेटिव के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे एक स्ट्रक्चर। अब इसमें सी तथा हियर के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस देखेंगे। सी तथा हियर के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहले एक्टिव वॉइस में जो एग्जाम्पल था उसको देखते हैं, तब पैसिव वॉइस पर चलेंगे, आसानी होगा, समझ में ज़्यादा आएगा। इसका पैसिव वॉइस बताए हैं कि नहीं हमको दिमाग में नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे मैंने उसे नाचते हुए देखा। मैंने उसे नाचते हुए देखा। जी क्या हो रहा है? अच्छा, क्या सबके लिए कट कट के आ रहा है बोर्ड? बोर्ड कंप्लीट आ रहा है सबको? देखिए बच्चों, मैंने उसे नाचते हुए देखा, जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका ट्रांसलेशन होता है आई सॉ हिम डांस। अब देखते हैं कि सी है, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद भी1 यूज़ किया गया। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में, मैंने उसे नाचते हुए देखा। अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में बदलें तो क्या होगा? उसे नाचते हुए देखा गया। ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। जब पैसिव वॉइस में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, मेन वर्ब को V3 में लिखते हैं, ठीक है। और ये पहले से V2 है, देखिए गौर कीजिएगा, तो B का V2 लगा देंगे और ये जो है आपको 2 + V1 में बदल जाएगा, ठीक है। तो सी तथा हियर के सेंटेंस के पैसिव वॉइस में 2 + V1 का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं। He was seen to dance। ठीक है, जिसका ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह के वाक्यों में सी या हियर का पैसिव वॉइस रहेगा तो एक्टिव वॉइस में तो हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज कर रहे थे, पैसिव वॉइस में हम लोग टू इन्फिनेटिव यूज करने लगते हैं। एक हियर वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। एग्जांपल है, उन लोगों ने मुझे गाते हुए सुना। मुझे गाते हुए सुना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? दे हर्ड मी सिंग, ठीक है। अब गौर से देखें, हियर समबडी V1, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो हमको क्या लिखना होगा? हमको लिखना होगा मुझे गाते हुए सुना गया। उन लोगों के द्वारा, लिखें चाहे न लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात है मुझे गाते हुए सुना गया।
ठीक है, आई वॉज हर्ड टू सिंग। आई कहाँ से आ गया आगे? तो सिंपल सा बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वही जाके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। मेन वर्ब का V3 हो जाता है, और चूंकि पहले से मेन वर्ब V2 में है इसलिए बी का V2 बाज लगा है। वेयर क्यों नहीं? तो आई के साथ वेयर नहीं लगता है। ये जो V1 था इसको हमने किस में बदला? 2 प्लस V1 में, टू इन्फिनेटिव में। क्लियर है सब लोगों को? जी। अगला पॉइंट जो देखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI पॉइंट है। ठीक है, इसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देंगे इसका, तब स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है, देखिए, उसे पैसा चुराते हुए पकड़ा गया, या उसे लोगों ने पैसा चुराते हुए पकड़ा। एक्टिव वॉइस में लेते हैं पहले। लोगों ने उसे पैसा चुराते हुए पकड़ा। ठीक है, द पीपल caught him stealing money. गुड मॉर्निंग राजीव जी। उम्मीद है कि आपके घर पे सब लोगों का स्वास्थ्य सुधर रहा होगा। द पीपल कॉट हिम स्टीलिंग मनी। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ B4 है। एक और एग्जांपल देते हैं, देखिएगा। ठीक है, लोगों ने उसके पैसा चुराने को सही नहीं माना। ठीक है, इसका अंग्रेजी बनेगा, गुड मॉर्निंग, द पीपल did not approve of his stealing money। मेरा पॉइंट क्या है, गौर कीजिएगा। मेरा पॉइंट है कि यहाँ पर आपका V4 है तो उसके पहले पजेसिव केस आया है, और यहाँ पर V4 है तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आया है। मतलब ये स्पष्ट है कि हम लोग V4 के पहले ऑब्जेक्टिव या पजेसिव दोनों में से कोई भी केस लगा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि कहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, कहाँ पजेसिव केस लगाएंगे। जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होना है, पजेसिव केस दे देगा तो एरर हो जाएगा। पजेसिव केस यूज़ होना है, ऑब्जेक्टिव केस दे देगा तो भी एरर हो जाएगा। तो इसलिए सही जगह जानना ज़रूरी है। बहुत सिंपल चीज़ है, इसका एक स्ट्रक्चर के जरिए आप सीख सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद V4। यहाँ हम वर्ब की बात कर देते हैं। इस वर्ब के रूप में अगर सी, हियर, वॉच, नोटिस,
ऑब्जर्व, कैच, फाइंड, फील, स्मेल। ठीक है, गौर समझे। सी, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कैच, फाइंड, फील, स्मेल, है ना। एक आध वर्ब और हो सकता है, एक दो वर्ब ही और हो सकता है, इसको ईटीसी कर देते हैं। रहे, तब ये नाउन या प्रोनाउन भी फोर के पहले वाला ऑब्जेक्टिव केस होगा, और यहाँ कोई अन्य वर्ब हो जाए इतना को छोड़कर इसमें मेन वर्ब के रूप में, तब यहाँ पर पजेसिव केस होगा नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कैच है, अब भी फोर है, तो कैच लिस्ट में से है, लिस्ट में से है, इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हुआ। और यहाँ देख रहे हैं वर्ब के रूप में द पीपल डिड नॉट अप्रूव, यहाँ जो मेन वर्ब है ये अन्य वर्ब है, गौर कीजिएगा, उस लिस्ट में से नहीं है जो लिस्ट हमने अभी आपको बताया। इसीलिए यहाँ पर V4 के पहले पजेसिव केस का यूज किया गया। समझ में आई बात। मतलब क्या है, हाँ, मतलब क्या है कि कुछ ऐसा वर्ब है, निश्चित है, कुछ ज़्यादा नहीं है, गिना चुना जो हमने यहाँ पर लिखा है बस उतना ही की हम बात कर रहे हैं। सी, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कैच, फाइंड, फील, स्मेल, एक आधा और होगा तो होगा, मिस किया होगा। ठीक है, इतना वर्ब ऐसा है, ठीक है, जिनके बाद आप V4 रहे तो ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, और इतना के अलावा कोई अन्य वर्ब के साथ V4 रहे तो पजेसिव केस लगाइए। क्लियर है। यहाँ पर सावधान होने वाली बात ऐसी है कि वी कैन यूज आइदर ऑब्जेक्टिव केस और possessive case in case of the following special verbs। मतलब जो आगे हम लिस्ट लिखने जा रहे हैं वर्ब्स का, यदि मेन वर्ब के रूप में वो सब रहे तो आप ऑब्जेक्टिव लगा दें चाहे पजेसिव लगा दें, दोनों सही माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि उस लिस्ट को आप जरूर जानना चाहेंगे। ठीक है, उस लिस्ट में स्टार्ट होगा लाइक से, डिसलाइक, ड्रेड। लिस्ट तो है थोड़ा लंबा, लेकिन इसमें से हम हाईलाइट कर देंगे ग्रीन मार्क लगा के कि वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में वही सब घूम फिर के आता रहता है। इन्वॉल्व, मीन, माइंड, पर्पस, प्रपोज। फिर से सुने, इस पेज में हमने जितने भी वर्ब्स लिखे हैं ये सब में से कोई भी एक अगर मेन वर्ब के रूप में है और इसके बाद V4 है, तो इन सब वर्ब्स उस V4 के बीच में ऑब्जेक्टिव केस लगाएं तो भी सही, पजेसिव केस लगाएं तो भी सही, वाक्य के अर्थ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में बता दिए, ऐसे तो हमको जिरण में बताना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी बता दिया। ठीक है ना। लेट का पैसिव वॉइस बताना, जैसे सी और हियर का बताए ना, और पॉजिटिव में मेक का भी पैसिव वॉइस बताए थे, अब लेट का भी देख लीजिए। देखना चाहते हैं ना, इसमें स्पेशल बात है इसीलिए बता रहे। उसे जाने दो।
या फिर और सरल सेंटेंस लिखते हैं, आसान होगा आपके लिए। मैंने उसे जाने दिया। है ना? आपको अर्थ देखिए, मैंने उसे जाने दिया मतलब आई लेट हिम गो। गौर से अच्छे से देखें आप, वर्ब ऑब्जेक्ट, लेट के बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट है। इसके बाद ये जो आया है V1, बेयर इन्फिनेटिव, हाँ या ना बोलेंगे। और ये पूरा वाक्य एक्टिव वॉइस का। आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस आपके हिसाब से क्या बनेगा? हिंदी में बता सकते हैं? इसका बनेगा उसे जाने दिया गया। इसका बनेगा उसे जाने दिया गया। जाने दिया गया, मेरे द्वारा लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है? जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए मैंने उसे जाने दिया, ये V2 था, वर्ब। ठीक है? क्योंकि देखिए ना पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए V2 था। तो मेन वर्ब को तो V3 में बदलना पड़ेगा, तो लेट का V3 लेट ही होता है, और बी का V2 लगाना पड़ेगा। बी का V2 वाज लगेगा, ही वाज लेट। और ये जो V1 था ना, सब में 2 + V1 में बदलता था, इसमें V1 ही रह जाएगा। ये हाईलाइट वाला बात है कि सी में भी 2 + V1 बदल गया था, हियर में भी 2 + V1 में बदल गया था, मेक का पॉजिटिव बनाए थे उसमें भी 2 + V1 बदल गया था पैसिव वॉइस में जाके। लेकिन लेट के पैसिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव ही यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का ही यूज होता है। अगर मे कुक वाला याद नहीं है तो एक बार पीछे का क्लास रिवीजन कीजिएगा जाके, रिकॉर्डेड वीडियोस। हाँ जी, बेयर इन्फिनिटिव बच्चों हमने ख़त्म कर दिया अच्छे तरीके से आपको पूरा। अब आपको इससे मिस नहीं होना चाहिए एरर या फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है? इस बैच के जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को सेकंड बैच में भी जोड़ा गया है ताकि प्रैक्टिस मटेरियल आपको ज़्यादा मिल सके। कुछ बच्चे बोल रहे थे हमको नहीं जाना है, हमको इसी में रहने दीजिए, फिर भी उनको दोनों बैच में किया गया क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है, हमको तो पता है। ठीक है? उनमें उतना समझदारी नहीं है, तो पता नहीं चलता है कि क्या करेंगे तो फायदा। खैर चलिए, अब हम लोग बात करेंगे जेरंड की। ना हम पहले पार्टिसिपल की बात करेंगे, पार्टिसिपल्स की बात करेंगे हम पहले। जिनके माइक में सनसनाहट है म्यूट करें। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? तो भाई साहब पार्टिसिपल्स ना किसी भी वर्ब के तीसरे और चौथे रूप को कहा जाता है। V3 और V4 को पार्टिसिपल्स कहा जाता है। याद रखिएगा V4 को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V3 को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट तो आपसे सवाल अगर कोई पूछ दे, हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, नातेदार रिश्तेदार ये सब काम ज़्यादा करते रहते हैं फालतू का खुन्नस निकालने वाला, कि अच्छा बताओ तो पार्टिसिपल पढ़ा दिया गया है तो पार्टिसिपल का डेफिनेशन बताओ क्या होता है। तो पार्टिसिपल वर्ब का तीसरे या चौथे फॉर्म को कहते हैं। इससे ज़्यादा कोई माथापच्ची करे तो कहिए ज्ञान अपने पास रखो, दिमाग नहीं चाटो। ठीक है? अभी जो V3 है या V4 है, जिसको कि हमने कहा कि पार्टिसिपल कहते हैं, है ना, इनका उपयोग क्या है? तो बारी बारी से दोनों का उपयोग पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी, और ऐसे मोटा मोटी हम बता दें इन दोनों का उपयोग कि जो भी पार्टिसिपल रहेगा वो पहला तो वर्ब के रूप में काम करेगा, और दूसरा
एडजेक्टिव के रूप में। मुख्य रूप से ये दो काम होता है इसका। ठीक है, मेरी आवाज़ स्पष्ट है, बोर्ड स्पष्ट है? चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का हेडिंग बनाते हैं, बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ठीक है, एकदम ध्यान देना है। पहला बात, बिफोर इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिफोर का मतलब आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई ऐसा वर्ब ही नहीं है जिसमें आईएनजी नहीं लगता। एक भी ऐसा वर्ब नहीं है जिसमें आईएनजी नहीं लगता। आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर है सबको। ठीक है, यदि कोई टीचर या कोई किताब बोलता है कि इस वर्ब का बिफोर नहीं होता है, तो उनको कहिए होता है सर। दुनिया का कोई ऐसा मेन वर्ब नहीं है जिसका बिफोर नहीं होता। ठीक है, अलग बात है कि उस बिफोर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं होता है। टेंस का उपयोग में उसको नहीं लिया जाता है, बाकी बहुत सारा उपयोग होता है बिफोर का, बिफोर होता है। ठीक है, अभी बिफोर का उपयोग कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला उपयोग हम बोलेंगे इज आर एम के साथ। गौर से समझें, अगर ये बिफोर आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप कि इतना तो सबको कमांड है ही, इसमें बोलने का कोई बात नहीं। एग्जाम्पल चाहते हैं तो हम दे देते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस? हिंदी भी लिखें क्या? ठीक है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल वाज, सॉरी, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल को वाज या वेयर के साथ यूज कर देंगे, तब ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वाज या वेयर के साथ इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज किया जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पानी ऊपर ऑफ है, देखिएगा, वाज ये वेयर बिफोर। एक एग्जांपल, दे वेर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। हिंदी लिखने की जरूरत है क्या बच्चों? नहीं सर, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यूज किया जाता है। विल या शैल के साथ आप बी लगा दो और इस बी के साथ आप बिफोर लगा दो। जैसे एग्जांपल, ही विल बी वर्किंग हार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर कितना था हम भूल गए, 5 होगा। पॉइंट नंबर 5, गौर कीजिए जो हम बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में, कि यदि इसी भी4 को आप हैज बीन या हैव बीन के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। बोले सब क्यों पढ़ा रहे हैं सर, सब तो जानते हैं। जानते तो आप बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कोर्स के अंदर तो पढ़ाना है ना। आई हैव बीन,
टीचिंग इंग्लिश। फॉर ईयर्स। छठा, यदि यही हम हैड के साथ बीन लगा के यूज करते हैं तब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, they had been working in this company since 2001। ठीक है, ये सब टेंस में आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी है, हम पूरा कर रहे हैं कि विल या शैल के साथ अगर हैव लगा रहे, फिर बीन रहे, फिर भी फोर रहे, इसका नाम हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल एक, I shall have been performing my duty sincerely। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इतना सारा उपयोग तो खाली टेंस में हुआ। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिन वर्ब्स के बारे में आपको कहा जाता है कि वो वर्ब्स का भी फोर नहीं होता है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जिन भी वर्ब्स के बारे में आपको कहा जाता है कि उनका भी फोर नहीं होता है, तो गलत है। उनका जो भी फोर होता है, लेकिन इन सभी टेंसेज में जो अभी हमने बताया वहां पर उपयोग नहीं किया जाता, इसके अलावा उपयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे इसके अलावा क्या उपयोग है, तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो है जितना भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे ए वॉकिंग स्टिक। ठीक है, ए वॉकिंग स्टिक का मतलब क्या होता है? आर्टिकल है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव टहलने वाली छड़ी। ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है? ताजा खबर, एकदम जो अभी अभी आया, अभी आ ही रहा, पूरा पूरा अभी आया भी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज है, वो भी ब्रेक कर रहा है, अभी बस उदय हो रहा है उस न्यूज का, सबके सामने आ रहा है वो न्यूज। ए रनिंग हॉर्स। तो दुनिया का कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसका भी फोर नहीं होता। हाँ बोलिए कि वो भी फोर एडजेक्टिव रहेगा, मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में होता है। उस सब में, उस सब वर्ब जो है टेंस में हम पढ़ाए भी हैं कि उस सब वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। सावधान रहना है इसमें, हमेशा सावधान रहना है। कितनों बोले हाँ, सी का कैसे करेंगे, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में। देखिए, हमने बोला कि भी फोर एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब ही नहीं कि सारा का सारा भी फोर एडजेक्टिव होगा। बात समझ में आ रहा है?
आदमी ईमानदार होता है तो क्या सारा का सारा आदमी ईमानदार होता है क्या? ठीक है। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस बचपन से लिखते आ रहे होंगे आप लोग, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ऐसा ऐसा गरीब से मिले हैं जो आपका 5 रुपये गिर जाए उठा कर रख लेगा, नहीं बोलेगा। पूछिए क्या हम देखे हैं, हम ठेका लिए हैं? मिले हैं कि नहीं ऐसा गरीब से? हाँ। तो गरीब लोग ईमानदार होता है तो इसका मतलब क्या सारा गरीब ईमानदार होता है? ये जनरल बात है एक। उसमें से कुछ ऐसा एक्सेप्शनल भी होता है जो नहीं होता है। तो फिर आप सवाल पूछेंगे सर तो फिर सी का भी फोर और किस काम आएगा? वो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, एडजेक्टिव होगा ही नहीं, है ना? तो दो और काम होता है। देखिए बताते हैं आगे चल के 9वां पॉइंट में और 10वां पॉइंट में। जानना चाहेंगे ना? नहीं, ये सब गलत है पढ़ना कि आईएनजी नहीं लगता। बोलिए उसको कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं होता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ये तो हम भी पढ़ाते हैं कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ये पढ़ा दे कि आईएनजी नहीं लगता है तो ये थोड़ा सा गलत पढ़ाई होता है। ये सब चीज़ें बहुत बार टीचर बनने के बहुत साल बाद भी पता चलती हैं। ठीक है। क्यों बोलिए ऐसा? तो जो टीचर बन रहे हैं छात्र, वो भी तो अपने टीचर से पढ़ के आ रहे हैं और टीचर भी उनके वही पढ़ा रहे हैं क्या आईएनजी नहीं लगता है ना? लेकिन अगर वो टीचर खुद जागरूक हुए, रिसर्च करते रहेंगे तो उनको बाद में पता चलेगा कि नहीं नहीं हमको जो सर पढ़ाया था वो गलत था, आईएनजी तो लगवे करता है, कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं होता है। और नहीं रिसर्च करेंगे तो वही तक रह जाएंगे, गलत है पढ़ाई तो है। हाँ। पहले तो बता दें कि सी जब हम पढ़ाए थे तो हमने आपको सी का 2 मीनिंग बताया था। हाँ, 2 मीनिंग हमने बताया था, एक देखना और एक मिलना। हमने कहा था देखना के अर्थ में इसको कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं, मीट बाय अपॉइंटमेंट या मिलना के अर्थ में तो कंटिन्यूअस में उपयोग करते हैं। याद शायद नहीं हो, रिवीजन कर लीजिएगा टेंस का। ठीक है। हाँ, तो उसी तरह पहले तो उस अर्थ में कंटिन्यूअस में यूज़ हो गया। इसके अलावा वो एडजेक्टिव नहीं भी बनेगा ना तो नाउन के रूप में सब भी फोर काम कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? seeing your childhood friend in a bad condition is very troublesome। अपने दोस्त बचपन के दोस्त को बुरे हालात में देखना बहुत कष्टदायक होता है। यह नाउन के रूप में यूज हो गया, है ना? यहाँ देखिएगा एक एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। मैंने बच्चों को खेलते हुए पाया। ठीक है। ये जो ता हुआ ते हुए वाला क्रिया है ना, ये भी फोर। आई फाउंड द चिल्ड्रेन प्लेइंग। अभी हम इन्फिनिटिव में इसका कॉमन एरर पॉइंट बताए थे आप लोग को कि सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट और ये भी फोर। ये जो भी फोर है ना आपका, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये तभी होता है। कुछ आवाज गया मेरे तरफ से क्या? अच्छा, जा रहा आवाज नहीं माइक। लेडीज का नहीं है, जेंट्स का उसका लगता है लेडीज जैसा।
अभी हमने ये पॉइंट बताया था, सी हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, कैच, फाइंड, स्मेल, etc। ये सब वर्ब रहे। हमने बताया था कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस रहना चाहिए, बताया था ना अभी थोड़ा देर पहले, वही पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, 10वें पॉइंट पर। जी सर बोलिए। हम्म, नहीं पास्ट इंडेफिनिट है ही, तो लेकिन जो पाया, जो मेन वर्ब है ना पास्ट इंडेफिनिट वाला, है ना, उसको हमने V2 के रूप में यहाँ लिखा है। मेन वर्ब से ही टेंस पता चलेगा ना, नॉन फाइनाइट से टेंस थोड़ी पता चलेगा। हम्म, सबको क्लियर है ना ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं। संदूक खोलकर उसने बंदूक निकाला। हम्म, इस काम में आप क्या देख रहे हैं कि एक काम किया, हाँ एक काम किया, नेचुरली उसके तुरंत बाद ये दूसरा काम करेगा, रुकेगा नहीं, है ना। मतलब ये काम करने के लिए ये वाला पहला स्टेप है, ये अलग काम नहीं है। इस काम के बंदूक निकालने के क्रम में ये पहला स्टेप यही है, संदूक खोलना पड़ेगा उसको रखा हुआ अंदर, तो हाँ या ना। ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट अ गन, या द गन यहाँ पर कोई भी हो सकता है ना। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे फर्स्ट एक्शन, सेकेंड एक्शन, है ना। ये जो आपका फर्स्ट एक्शन है V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है तो है, और कॉमा है। सेकेंड एक्शन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, टेंस के हिसाब से जो भी वर्ब लगाना चाहे लगा दे, हाँ या ना। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी, अब कुछ बच्चे इस तरह के सेंटेंस में कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जितना मज़ेदार लगता है बनाने में, उतना कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन कंफ्यूजिंग कैसे? अरे नहीं, सीधा खिंचा रहा, दूसरा पेज में चलते, ठीक है। कंफ्यूजिंग कैसे, इसको देखिए। वो बोलेंगे नाश्ता करके वह ऑफिस गया। वह ऑफिस गया। ठीक है, देखिए देखने में हिंदी में बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन ये काम और ये काम, ठीक है, उसमें भी दो काम था वैसे ही, संदूक खोलकर बंदूक निकाला, नाश्ता करके ऑफिस गया, वैसे ही लगता है। लेकिन ये जो है पहले कंप्लीट हुआ, ये काम पहले कंप्लीट किया गया, ये कंप्लीशन हुआ इसका, हाँ या ना। हाँ, कंप्लीट किया और तब ऑफिस गया, तब सेकेंड
वर्क का परफॉर्मेंस हुआ ये, हाँ या ना। लेकिन पिछला सेंटेंस में जाइए, संदूक खोलना कंप्लीशन नहीं था, एक हिस्सा था बंदूक निकालने का, एक प्रोसेस था। काम मेन रूप से ये है और ये एक प्रोसेस है उसका, हाँ या ना। जबकि इस सेंटेंस में दोनों अपने आप में एक कंप्लीट काम है। ऑफिस जाने के प्रोसेस में स्टेप नहीं है ये नाश्ता करना, हाँ या ना बोलिएगा। तो इसीलिए इसका ट्रांसलेशन अलग हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैविंग taken breakfast, he went to the office. He went to the office. इसका मतलब मेरे साइड का नॉइज आप लोग को परेशान कर रहा होगा, कुछ कुछ आवाज जा रहा होगा। हम एकदम नहीं चाहते, अच्छा सही कर देंगे, थोड़ा बहुत भी जो बाहर का आवाज गया ना कल से नहीं जाएगा। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, इसमें एक काम के कंप्लीशन है, ये भी अलग काम है अपने आप में, इसको कंप्लीट किया आदमी तब दूसरा काम किया। बात समझ में आ रहा है? जबकि जो पहला एग्जाम्पल था वो एकदम अलग था। टू सेपरेट एक्शंस, ठीक है। वन was performed first and then the second action was performed. जबकि पीछे वाले में, इसमें the first action is a necessary step to perform the second action. फर्क दोनों में समझ में आया? एनालिसिस कीजिएगा तभी फर्क होगा, है ना। तो हम इसको ए नंबर कर देते हैं, इसको हम ए नंबर कर देते हैं और अगला को हम बी नंबर कर देते हैं, हाँ या ना बोलिएगा। अच्छा, अगर हम आपसे एक हिंदी बोलते तो आप बताइए तो कि ए में है कि बी में। कपड़ा खोलकर उसने स्नान किया, हाँ हाँ बिल्कुल सही। यदि हम बी वाले को ए के स्ट्रक्चर पे बना दे तब क्या हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नहीं नहीं, कंफ्यूजिंग क्या हो जाएगा इसको समझिएगा। देखिए हम लिख ही देते हैं ना, बड़ा अच्छा है। तो हम इसको ऐसे कर दे, टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग ब्रेकफास्ट, he went to the office, ठीक है। ये आपका सेंटेंस लिख दिया गया फर्स्ट ए नंबर वाले स्ट्रक्चर पे। तो इसका एक हिंदी आ जाएगा, नाश्ता करके वह ऑफिस गया। और इसका दूसरा हिंदी हो जाएगा, नाश्ता करते हुए वह ऑफिस गया।
ये दोनों इसका हिंदी होगा। तो आदमी अंग्रेजी जब ये बोलेगा तो कैसे आदमी समझेगा कि ये सिचुएशन पहला बोलना चाह रहा है कि दूसरा बोलना चाह रहा है? कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। इसीलिए ग्रामेरियंस ने कहा कि जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा कंप्लीट किया गया हो, तब आप इसको यूज कीजिए। इसको कहा जाता है हैविंग प्लस V3 को कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको क्या कहा जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है प्रीवियस एक्शन। प्रीवियस एक्शन, दो काम हुआ, प्रीवियस या प्रायर एक्शन भी बोल सकते हैं। दो काम हुआ तो उसमें जो पहले हो गया ना, वही वाला आपका हैविंग प्लस V3। इसी हैविंग प्लस V3 को टेंस में बदलिएगा, तब पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये, क्योंकि पहले है। तो ई तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, गौर कीजिएगा, ये तो V2 है, हाँ या ना? ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले प्रीवियस तो जाएगा तो कौन टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इक्विवेलेंट है। पास्ट परफेक्ट बोलते हैं तो टेंस के हिसाब से चल रहा होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के हिसाब से चल रहा, और कुछ नहीं। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हैविंग प्लस V3 आफ्टर प्लस V4 के बिल्कुल बराबर है। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस इक्वली करेक्ट है, एग्जैक्टली वही सेंस दे रहा है। पानी छूट गया, मेरा गला ठंडा हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? पढ़ाने में भी तभी मजा आता है ना, जब हम ये माइक वाला क्लास चला रहे होते हैं, माइक और कैमरा वाला। ज़्यादा मजा आता है पढ़ाने में। रिस हाँ, और टीचर को भी रिस्पांस चाहिए होता है, मेरे जैसे टीचर को। हम तो अक्सर बोलते हैं ना कि हम अच्छा पढ़ा पाते हैं तभी जब आप लोग रिस्पांस देते हैं। हमको भी इसी में मज़ा आता है, लेकिन इसमें खाली इसी बात का आशंका रहता है कि एक आध को बदतमीज लड़का आ गया जिसको कि अपना बेवकूफ़ी का एहसास नहीं हो रहा है, तो पूरा क्लास बर्बाद कर देगा। वो बार बार माइक ऑन कर देगा, वो अपने घर का कहानी सुनाते रहेगा इधर, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाता ना उसमें। लेकिन अभी बड़ा सब सिंसियर है, नज़र न लगे, टचवुड। हाँ, बिल्कुल सही। और आपकी तरफ से नॉइज आ रहा है तो 2 मिनट के बाद ही बोलिएगा, नॉइज जाने दीजिए, कोई बात कर रहा है घर पे तो ये बतवा तो समझ में आ गया सबको कि जब हम V4 से स्टार्ट कर देंगे तो ये दोनों अर्थ आ जाएगा, दोनों सही होगा, है ना? लेकिन ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए ग्रामेरियंस ने डिसाइड किया भाई कि हैविंग प्लस V3 वाले को मतलब प्रीवियस एक्शन वाला सिचुएशन में प्रचलित कर दो धीरे धीरे करके। इसलिए इस तरह के सिचुएशन में हैविंग प्लस V3 प्रचलित हो गया। आई होप कि चीज़ें सही हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। इसमें एक उदाहरण हम और देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। टीवी देखते हुए वह नाश्ता कर रहा था। कोई भी काम करते हुए का सेंस आ जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दीजिए, करते हुए। तो क्या बनाएंगे? ही वॉज ठीक है ब्रेकफास्ट, हैविंग ब्रेकफास्ट भी बोल सकते थे।
करते हुए के सेंस में भी फोर एनी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब तो कोई कंफ्यूजन है, गलती नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। देखिए इस पर जो हमने बताया करते हुए के अर्थ में भी फोर या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, इस पे ये तो आप ट्रांसलेशन तो आप बना ही लेंगे, सेंटेंस तो आप बना ही लेंगे, उम्मीद है हमको, सही बोल रहे हैं ना हम। लेकिन इसका कॉमन एरर आएगा तो कैसे बनाइएगा, उसको भी सीख लीजिए जरा, है ना। इसके कॉमन एरर का नाम है मिसरिलेटेड पार्टिसिपल का एरर। मिसरिलेटेड पार्टिसिपल का एरर, ठीक है। नाम याद रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एरर क्या रहता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत आसान है इसके एरर को सॉल्व करना, एकदम आसान है, ठीक है। इतना आसान आज तक आपको कुछ नहीं मिला होगा, है ना। रीचिंग होम लिखना चाहिए था। रीचिंग होम, he decided to have a shower with hot water, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपको हिंदी नहीं दिया रहता है, ये सबसे बड़ा बात है, सीधे अंग्रेजी सेंटेंस रहता है, कहता है एरर ढूंढो। आइए अंग्रेजी सेंटेंस भी फोर से शुरू हुआ, ठीक है। तो भी फोर वाला हिस्सा जहाँ ख़त्म होता है, यानी जहाँ कॉमा है, इसको कहते हैं पार्टिसिपल का हिस्सा। इसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल का हिस्सा। उसके बाद एक क्लाउज शुरू होता है जिसमें सब्जेक्ट रहता है, राइट है। तो अगर इसमें आपको कहे कि एरर चेक कीजिए, तो एक तो तरीका है कि आपको हिंदी करना पड़ेगा। तो जितना इजी सेंटेंस हम यहाँ देते हैं पढ़ाते समय, उतना इजी सेंटेंस एग्ज़ाम में नहीं रहता है। एग्ज़ाम में चैलेंजिंग सेंटेंस थोड़ा रह जाता है, जिसमें मीनिंग भी कठिन रहता है, टॉपिक भी सेंटेंस का ऐसा रहता है जो शायद समझ में दिक्कत से आए, ठीक है। तब उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस सब्जेक्ट को उठाना चाहिए रफ में कहीं पर या मन में, इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। ही रीचिंग होम, और चेक कीजिए कि रीचिंग होम करने का काम ये वाला सब्जेक्ट कर सकता है कि नहीं। कर सकता है तो बोलेगा दिमाग कि हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें करेक्ट है सेंटेंस, पार्टिसिपल का एरर नहीं। बात समझ में आया। अब इस पे हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। पहले एरर पहचानना सीखिए, फिर हम इसको आपको करेक्ट करना भी सिखाएंगे, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसका सिखा देंगे, ठीक है। दो सेंटेंस और लिख रहे हैं। पहला है हम बोल के जानबूझ के नहीं लिखे हैं, हम बोल के लिखेंगे ना तो आपको फट से पकड़ में आ जाएगा, पढ़ने मेरे बोलने के टोन से, पकड़ने के पढ़ने के टोन से आप समझ जाइएगा कि कौन सही कौन गलत, कि दोनों सही कि दोनों गलत। अब आपको बताना है खुद से। राजीव का कहना है सेकंड सही है, बाकी लोग बोलिए। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है,
बाइट, बिट, बिटेन होता है। टेंस का गलती नहीं, आप उस हिसाब से चेक कीजिए जैसे हमने बताया। टेंस का गलती भी रह सकता है, रहता नहीं है जनरली। देखिए यहाँ V4 से शुरू हुआ तो वाक्य के सब्जेक्ट को पकड़ना है। V4 से शुरू हुआ तो वाक्य के सब्जेक्ट को पकड़ना है, ठीक है। और उस सब्जेक्ट को चेक कर लेना है। ए डॉग वॉकिंग इन द फील्ड पॉसिबल है? ठीक है। कहता है वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ ऐसा, तो ही वॉकिंग इन द फील्ड, हाँ पॉसिबल है, इसलिए सही। ठीक है। बोले ऊपर वाले को सही करना चाहे तब क्या लिखेंगे? तब इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। कहने की कोशिश की जा रही है कि जब वह फील्ड में टहल रहा था तब कुत्ते ने उसे काट लिया। तो जब वह फील्ड में टहल रहा था, while या when he was walking in the field। इतना कर दीजिए। बोले सर ये कहाँ से आया? ये कहीं से नहीं, कॉमन सेंस से आया कि वाक्य का क्या अर्थ निकलना चाहिए। तो वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए कि मैदान में टहलते हुए कुत्ते ने उसे काट लिया। तो मैदान में टहलते हुए मतलब कौन टहल रहा था? वह टहल रहा था। तो इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, लिख देते हैं, एरर अपने आप चला जाएगा। समझ में? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ट्रांसलेशन दोनों हमने बता दिया पार्टिसिपल का, और कॉमन एरर भी बताया कि एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको करेक्ट करना हो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में तो कैसे करेंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ पर जो आगे हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, स्टार पॉइंट है। देयर इज नो एरर ऑफ misrelated participle in case of the following participles। ठीक है। निम्नलिखित यदि पार्टिसिपल्स रहे तब मिस रिलेटेड का चेक ही नहीं करना है। क्या क्या? सीइंग, viewing, considering, finding, थिंकिंग। एक आध को और होगा, ज़्यादा नहीं। एक आध छूट रहा होगा तो एक आध को छूट रहा होगा, इसलिए टीसी करते हैं। बोले सर आप हमेशा बोलते एक गलत लिखा गया, सिंह का स्पेलिंग गलत लिखा गया, इसको सुधार दीजिए। सही हो गया? हाँ। बोले सर आप हमेशा बोलते हैं एक आध को छूट गया, तो हम कोई कंप्यूटर नहीं ना है बंधु, है ना। वो एक आध को अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मिल जाएगा, हमेशा के लिए नहीं छूटेगा। नोइंग है, कोई जगह नहीं है, उधर लिख देते हैं आगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए। कंसीडरिंग द सिचुएशन he took this decision। ठीक है। तो
कंसीडरिंग यहाँ पर V4 के रूप में आ गया, तब ये वाला सब्जेक्ट को आगे रख के लिख के चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, अपने आप ही सही ही रहेगा, इसमें वो वाला एरर रहेगा ही नहीं, पार्टिसिपल वाला। ये सब आ गया तो क्लियर है। जितना V4 लिखे हैं, सीइंग, व्यूइंग, कंसीडरिंग, फाइंडिंग, थिंकिंग, नोइंग, वो सब का देखिएगा सेंस एक ही आएगा, हिंदी जो अलग रहे, देखते हुए, व्यू देखते हुए, कंसीडरिंग विचार करते हुए, फाइंडिंग पाते हुए, लेकिन इस सब का तो सेंस एक ही है। ये गहराई से बैठ के सोचिएगा आंख बंद करके, ठीक है। ये सोचने वाला बात जो हम बोलते हैं इसलिए बोलना पड़ता है ना, क्योंकि आप लोग को हिंदी हर चीज़ का बताया जाता है पढ़ाते समय, कभी नहीं कहा जाता कि वो हिंदी का मतलब क्या निकला, तो दिमाग हिंदी तक ही रह गया, इसलिए सोचने के लिए कहा जाता है मेरे क्लास में आपको। तो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का एरर समझ में आया कि कैसे होता है। भी आई है, हाँ कि ना। पास्ट पार्टिसिपल आप सब जानते हैं V3 के रूप में यूज होता है। अब बात होता है कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहला चीज हैज या हैव के साथ V3, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, उनको ध्यान नहीं था, इस पॉइंट के बाद कर देते हैं ना, बस एक पहला पॉइंट कर दिए तो कर दी, एग्जांपल देते हैं। वी हैव डन आवर जॉब सिंसियरली। समझ गए बंधु। खोलने दीजिए जरा PDF, क्योंकि चलिए वोकेबलरी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हार्डली, हार्डवेयर, हेट, नफरत करना, ठीक है। देखिए हेट को हम बता रहे हैं आपको, हेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज वर्ब है, इसका मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना, ठीक है। याद रखिएगा जनरली हेट के बाद या तो कोई नाउन यूज होता है, हेट somebody या समथिंग, या 2+V1 यूज होता है, सॉरी V1 यूज होता है, या सिर्फ V4, इतना तरीके से यूज किया जाता है। एवरीबडी हेट्स करप्शन या एवरीबडी हेट्स करप्ट लीडर्स। करप्ट लीडर्स, ठीक है। आई हेट स्लीपिंग इन द डे, इन द डे, ठीक है। जहां हमने स्लीपिंग लगाया वहां हम टू स्लीप भी लगा सकते थे, इक्वली करेक्ट होता। जितना ये सही उतना ये सही। चलिए हाँ जी, एट के बाद है हैव, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब पढ़ाया हुआ है, हैव गॉट टू। हैव टू और हैव गॉट टू लीजिए बता देते हैं, एक ही बात है दोनों। I have to work
एट नाइट, मुझे काम करना पड़ता है रात में। ठीक है, आई गॉट टू वर्क एट नाइट। चलिए, कुछ है ही नहीं इसमें। ही, जी फिर से बोले सेंटेंस। हमको लगता है कुछ गड़बड़ है, फिर से बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं। DARE, डेयर, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। हाँ, डेयर मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। और डेयर के बाद 2+V1 है, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ करने का साहस करना। आपने 2 के बाद कौन सा वर्ब बोला, क्या बोला? LEAVE होना चाहिए। डेयर टू लीप, पी, पी फॉर पापा। हाँ, कूदने का हिम्मत करना, साहस करना। ठीक है, डोंट डोंट यू डेयर टू लीप, मत कूदने का साहस करो, मतलब वार्निंग दे रहा है कि तुमको नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगा। ठीक है। चलिए, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे आगे? हेड के बारे में। हेड मतलब होता है सिर। ठीक है, हिट वंस हेड। एक तो देखिए, एक तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सिर में चोट लगना, ये हिट माई हेड, मेरे सिर में मार दिया। इफ एनी आइडिया हिट्स योर हेड, मतलब कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, कोई ख्याल आपके दिमाग में आता है। ठीक है, इसको हम बता रहे हैं अगला पॉइंट को। एन आइडिया हिट माई हेड, मेरे दिमाग में एक, ये वाला हिट V2 में एक विचार आया। अब इसके आगे एक्सप्लेन कीजिए कौन सा विचार आया, कैसे आया। ठीक है, चलिए। हेड के बाद हेड एक, सिर दर्द। हेडलाइन मुख्य समाचार, हेड टीचर पता है, हेल्थ पता है, हेल्थी पता है, हियर नहीं बताने जा रहे। हेड हार्ट, हार्ट से बताना है हमको। हार्ट से क्या बताना है इसको देखिएगा। हार्ट सब जानता है, हृदय जानते हैं कि नहीं जानते हैं? टेक हार्ट, हिम्मत रखना। ढांढस बंधाने के लिए किसी को बोला जाता है प्लीज टेक हार्ट। बैड टाइम्स विल गो, बुरा समय चला जाएगा। लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, हिम्मत मत खो, साहस रखो, हिम्मत खो देना। ही लॉस्ट हार्ट, उसने हिम्मत खो दिया। हीट, गर्मी, हीटिंग, गर्म करने का प्रोसेस। हीटर, गर्म करने वाला मशीन। हैवी, हैवी भारी। क्या हम यदि उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब वर्ड जानते होंगे तो ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं क्या? बाकी लोग नहीं बोल रहे, मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा उम्मीद हो गया ना, लोग नहीं जान रहे। हील, हील, हील पता है ना क्या होता है? नहीं, एड़ी होता है ये। हाँ, HILL हिल होता है, पहाड़ी। बाबू 10वां तक एकदम अंग्रेजी ध्यान नहीं दिया, तभी सब मीनिंग नहीं जानेगा। हाई हील्स, हाँ पहाड़ी होता है। हाई हील्स नाउन है, ऑलवेज प्लूरल है, ऑलवेज प्लूरल है। ठीक है, ऊंची एड़ी वाले जूते चप्पल।
हाँ सर, हाँ सर। बहुत सारे एडजेक्टिव नाउन के साथ मिलके हमेशा के लिए कंपाउंड नाउन बना रहता है ना। ठीक है, ऊंची एड़ी वाले जूते चप्पल। अच्छा, टेक टू द हिल्स, एक इडियम से, इसको भी बताना बहुत जरूरी है। सिर पर पांव रख के भाग जाना, सर पर पांव रखकर भागना। ठीक है, ये इडियम से है ना। सीइंग द पुलिस द क्रिमिनल्स टुक टू द हिल्स। सीइंग द पुलिस द क्रिमिनल्स टुक टू द हिल्स। सीइंग द पुलिस द क्रिमिनल्स टुक टू द हिल्स। पुलिस को देखकर क्रिमिनल्स सर पर पांव रख के भागे। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। इडियम से सब जो बता रहे एग्जाम में आया हुआ एग्जाम। हाइट, हाइट मतलब बताइए। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, हेलो हेलो, हेलमेट हेलमेट, हेल्प, इसको बताना है, देखिएगा। मदद है ना, आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगना। उसी तरह गिव हेल्प भी हो सकता है, मदद देना। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ना। दे अमेरिका इज नॉट रेडी टू गिव एनी हेल्प टू इंडिया इन दिस क्राइसिस। पाकिस्तान हैज़ given a proposal to give help to India in this crisis. पता है ना कि वैक्सीन बनाने के लिए जो कच्चा माल का ज़रूरत है, सीसी है, उसका रबर ढक्कन है, कॉर्क है, इस सब के लिए अमेरिका बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, हमको अपना ज़रूरत पहले पूरा करना है। हेल्प का कुछ स्ट्रक्चर है, इसको जानना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है, हम किसी आदमी की ही मदद करेंगे विथ समथिंग, पैसा दे के मदद करते हैं या कोई काम से मदद करते हैं। हेल्प समबडी, V1 या 2+V1, कोई काम करने में मदद करते हैं, ये दोनों सही है। हेल्प समबडी इन डूइंग समथिंग, V4, 3 तरीके से। दे हेल्प्ड हिम विथ सम मनी। आई नेवर हेल्प माई सन विथ हिज होमवर्क। ओके, जनरली नहीं होता है, वो गलत है वो। आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश, या आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, या आई हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश। क्लियर है बात? क्लियर, क्लियर। तो वोकेबलरी के सेगमेंट में आज इतना ही, बाकी चीज़ें अब हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।